दोस्तों, आज मैं आपके सामने पिछली सीरीज का सीजन 2 लेकर आया हूं, जिसके शुरू के 5 एपिसोड्स में इसी वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। उम्मीद है आपको ये सीरीज काफी पसंद आ रही है। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक इस सीरीज को नहीं देखा है, वो पहले डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस सीरीज के फर्स्ट सीजन के सभी वीडियोस देख लीजिए, ताकि आपको सीजन 2 समझ में आ पाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सीजन 2 के शुरू के 5 एपिसोड्स। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। सीजन 2 के एपिसोड 1 की शुरुआत बॉयड से होती है, जो शाम में बेल बजाते हुए टाउन में सबको वार्निंग दे रहा होता है। लेकिन अजीब बात ये थी कि आसपास कोई नहीं दिखता। फिर अचानक बॉयड के हाथ कांपने लगते हैं और उसकी आंखें आखिरी एपिसोड वाली जगह पर खुलती हैं, यानी 4 दीवारों के बीच जहां वो फंस गया था। वो नोटिस करता है कि सेरा वहां पर नहीं है, तो उसे लगता है कि उसने उसे धोखा दे दिया है और वो जोर से चिल्लाता है। तभी ऊपर से किसी व्यक्ति की आवाज आती है, जो पूछता है कि क्या वो सच में वहां पर है। वो कहता है कि वो बॉयड की मदद करेगा, लेकिन बदले में बॉयड को भी उसकी मदद करनी होगी। ये सुनकर बॉयड शॉक्ड रह जाता है और तभी वो आदमी ऊपर से नीचे एक रस्सी फेंकता है ताकि बॉयड चढ़कर ऊपर आ जाए। उधर हमें टाउन के अंदर उसी बस को दिखाया जाता है जो आखिरी एपिसोड में उस टाउन के अंदर आई थी। अब टॉम उस बस को देखता है जो टाउन के अंदर आ चुकी थी। तभी बस के अंदर एल्जिन नाम का आदमी अपनी नींद से जागता है और इस टाउन को देखकर घबरा जाता है और बस के अंदर पैनिक करने लगता है। उसे ऐसा लगता है जैसे इस टाउन के बारे में उसे पहले से ही सब पता हो। तभी बस के अंदर मौजूद रैंडल नाम का एक टीनेज लड़का, जो नेचर में काफी रूड और एरोगेंट था, वो एल्जिन को संभालने की कोशिश करता है। लेकिन इतने में एल्जिन डर के मारे उसके ऊपर ही उल्टी कर देता है। टाउन के लोग सारा सामान जल्दी जल्दी अंदर ले जा रहे थे ताकि रेडियो बन जाए, लेकिन तभी बल्बों के सर्किट्स ब्लास्ट होने लगते हैं, जिससे क्लेरा नाम की एक लड़की की आंख घायल हो जाती है। इसके बाद डोना तुरंत क्रिस्टी को बुलाती है और इतने में ही जेड की नजर उस बस पर पड़ती है, जिसके बारे में वो डोना को बताता है। तभी जूली को अपने पिता की याद आती है कि वो तो माँ के पास गए थे, लेकिन अभी तक लौटे नहीं। इसलिए अब जूली भी अपने घर की तरफ भागती है। फिर वहां पहुंचकर वो देखती है कि जिम उसी बेसमेंट के गड्ढे में पड़े मलबे को हटाने की कोशिश कर रहा है। और सबसे अजीब बात ये थी कि भले ही टैबी ने गड्ढा बेसमेंट में खोदा था, लेकिन गड्ढे के ऊपर घर की सीलिंग का बड़ा हिस्सा टूटा हुआ था और वही मलबा गड्ढे में गिरा पड़ा था, जिसको जिम हटाने की कोशिश कर रहा था। अब हम विक्टर और टैबी को देखते हैं, जो उन सुरंगों के अंदर होते हैं जहां टैबी पिछले सीजन में गिर गई थी। विक्टर को व्हाइट बॉय ने बताया था कि वो आएगी, इसलिए वो उसे बचाने आया था। आगे विक्टर की बातों से पता चलता है कि इन सुरंगों में ही मॉन्स्टर्स दिन में सोते हैं। अब वो दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और तभी टैबी की नजर एक मरे हुए कौवे पर पड़ती है, जिसे चूहे खा रहे होते हैं। साथ ही सुरंग की दीवार पर ड्राइंग्स होती हैं, जिनमें एक अजीब डेविल टाइप का फिगर और एक सिंबल बना होता है। अब ये एग्जैक्टली वही सिंबल है जो जेड को स्टार्टिंग से दिखता आ रहा है और 1984 वाली डायरी में भी यही था। फिर रास्ते में टैबी को एक सूटकेस दिखाई देता है, जिसमें सफेद रंग की ड्रेस होती है, लेकिन विक्टर उसे आगे चलने को कहता है। दूसरी तरफ टाउन में अब तक बस से सभी बाहर निकल चुके थे, क्योंकि बारिश शुरू होने वाली थी। साथ ही बस की ड्राइवर वक्ता को भी आगे जाने का रास्ता नहीं पता था और उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वो लोग ऐसे टाउन में फंस चुके हैं जहां से बाहर निकलना नामुमकिन है। उसी समय टैली नाम की एक बूढ़ी महिला को दिखाया जाता है, जो बारिश का मजा लेते हुए नाच रही होती है। तभी बारिश अचानक से बंद हो जाती है और हम देखते हैं कि बाकी नए लोग गुस्से में हैं, क्योंकि उन्हें जल्दी से जल्दी टाउन से बाहर निकलना है। और इतना ही नहीं, वो एल्जिन अभी भी डरा हुआ था, जिसे हमने बस में सबसे पहले देखा था। आगे उसके साथ मौजूद मेरियल नाम की नर्स उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन एल्जिन को लगता है कि वो बहुत ही खतरनाक जगह पर आ चुके हैं। तभी बाहर जूली आती है और टैबी को बचाने के लिए सबकी मदद मांगती है। फिर बार टेंडर टॉम जूली को देखकर उसकी मदद करने जाता है और उसके पीछे बस से रैंडल और ब्रिक भी आ जाते हैं। इसके बाद वो बेसमेंट के गड्ढे से मलबा हटाने लगते हैं और इतने में डोना, कैनी, क्रिस्टी और बाकी टाउन वाले भी आ जाते हैं, ताकि नए लोगों को टाउन की सच्चाई बता सकें। फिलहाल कैनी सबको बारिश से बचाने के लिए डायनर में चलने को कहता है, तो कुछ लोग तो डायनर में चले जाते हैं, लेकिन कुछ बाहर ही रह जाते हैं। तभी हम जेड को क्लेरा के साथ बैठा हुआ देखते हैं और रेडियो प्लान फेल होने से उसका मूड खराब था। लगता है जैसे कोई शक्ति उन्हें रोक रही हो। अब क्लेरा कहती है कि शायद जिन्होंने ये टाउन बनाया वो नाराज हो गए हैं और इसीलिए तूफान भेजा है, लेकिन जेड का ध्यान कहीं और होता है, इसलिए क्लेरा चली जाती है। फिर अचानक जेड को दीवार पर वही सिंबल दिखाई देता है जो टैबी को सुरंग में मिला था
और साथ ही उसके बगल में उसे एक वुडन टॉय दिखाई देता है जो जेड पर चिल्लाने के बाद गायब हो जाता है। लग रहा था जैसे वो जेड को डांट रहा हो कि उनकी कोशिशें गलत हैं। अब जेड डरकर नशा करने बाहर चला जाता है क्योंकि इस सब से उसका दिमाग काफी खराब हो चुका था। इसके बाद बाहर ईथन उसके पास आता है और फिर जेड ईथन से कहता है कि वो उसे विक्टर के रूम में ले जाए ताकि उसे सिंबल्स के बारे में कुछ पता चल सके। इस तरह अब जेड वहाँ जाता तो है लेकिन उसको वहाँ कुछ खास नहीं मिलता। इतने में जेड ईथन को वही सिंबल दिखाता है और ईथन उससे कहता है कि ये सिंबल दो तरह के होते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे, बस पहचानना जरूरी है। जैसे बॉयड के ताबीज वाले चिन्ह अच्छे थे लेकिन जो सिंबल जेड देख रहा है वो शायद बुरे हैं। तो ये सुनने के बाद जेड भी यही महसूस करता है कि ईथन का कहना शायद सही है। उधर फिर से टनल में विक्टर और टैबी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वहाँ इंसानों का बहुत सारा सामान बिखरा पड़ा है, जैसे इन मॉन्स्टर्स ने लोगों से ये चीजें लेकर यहाँ जमा की हों। शायद वो इन्हीं कपड़ों का उपयोग खुद को इंसानों जैसा दिखाने के लिए करते हों ताकि कोई उन्हें पहचान ना पाए। आगे उन्हें कई मॉन्स्टर्स गहरी नींद में सोते हुए दिखते हैं जो एक बेहद डरावना दृश्य होता है। तभी विक्टर को सुरंग के सामान में वही वुडन टॉय दिखाई देता है जो जेड ने भी देखा था। उसे देखते ही विक्टर की हालत बदल जाती है और आज वो पहली बार सचमुच बुरी तरह से डर जाता है। अब वो टैबी से अलग हटकर दीवार के पास जाकर कांपने लगता है। फिर टैबी उसे पकड़कर शांत करती है और कहती है कि जल्दी बाहर निकलना होगा क्योंकि रात होने वाली है और मॉन्स्टर्स जाग जाएंगे। इधर डाइनर के बाहर वक्ता को अभी भी डोना की बातों पर यकीन नहीं था, इसलिए वो डिसीजन लेती है कि वो बस को फिर से चालू करेगी और सबको लेकर यहाँ से निकल जाएगी। हालांकि डोना बार बार उसे समझाती है कि बाहर मॉन्स्टर्स हैं, वो रात में सबको मार देंगे, लेकिन वक्ता नहीं मानती। तभी बेसमेंट में मलबा हटाते हटाते जिम के घर की बची हुई स्ट्रक्चर भी अचानक से धंस जाती है और जिम, ब्रिक और टॉम उसी के नीचे दब जाते हैं। अब रेंडल किसी तरह से खुद को निकाल पाता है लेकिन बाकी तीनों फंस जाते हैं। उधर मेरियल एल्जिन को बस से बाहर निकाल ही रही थी कि एल्जिन को फिर से दौरे पड़ने लगते हैं। फिर कैनी और जूली मेरियल के साथ मिलकर उसकी मदद करते हैं, लेकिन जूली जैसे ही अपने घर की तरफ देखती है तो उसे हालत और खराब दिखती है, जिसके बाद वो तुरंत उधर दौड़ती है। अब पूरा घर बुरी तरह से टूट चुका होता है, जिसके बाद सभी लोग मिलकर मलबा हटाकर जिम, ब्रिक और टॉम तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। लेकिन स्ट्रक्चर इतने नाजुक बैलेंस में था कि ज्यादा छेड़ने पर सब कुछ उनके ऊपर गिर सकता था। ऊपर से अंधेरा करीब था, इसलिए जिम फैसला करता है कि वो तीनों रात भर वहीं चुपचाप उसी मलबे के नीचे रहेंगे, जबकि डोना जूली का ध्यान रखेगी। हालांकि जूली पहले तो राजी नहीं होती, लेकिन फिर डोना उसको समझाती है कि पहले जब ताबीज नहीं थे तो वो लोग भी इसी तरह खुद को लकड़ी पत्थर से ढककर रात भर मॉन्स्टर्स से छुपते थे। यानी अगर जिम, टॉम और ब्रिक शांत रहें तो सुबह तक सेफ रहेंगे और सुबह हम लोग वापस आकर उन्हें निकाल लेंगे। इस तरह अब कोई और रास्ता न होने की वजह से आखिरकार जूली मान जाती है। दूसरी तरफ जब मेरियल एल्जिन का और क्रिस्टी रैंडल का इलाज कर रही होती हैं, तभी अचानक मेरियल और क्रिस्टी आमने सामने आती हैं। दोनों एक दूसरे को पहचान लेती हैं और रोते हुए गले लग जाती हैं। यानी असल में ये वही मेरियल है जिससे क्रिस्टी की असल दुनिया में सगाई हुई थी और जिसके बारे में उसने कैनी को बताया था। कैनी ये सब देखकर अंदर से टूट जाता है और समझ जाता है कि अब उसके और क्रिस्टी के बीच शायद सिर्फ दोस्ती ही रह जाएगी। तभी वक्ता बस को स्टार्ट करती है और सभी को उसके अंदर बैठने को कहती है, लेकिन ये देखकर डोना अपना आपा खो देती है और गन निकालकर बस के टायर पर गोली मारती है और उसे वहीं रोक देती है। फिर वो सभी को चिल्लाकर कहती है कि वो डाइनर में चले जाएं, वरना रात में वो सब मारे जाएंगे। ये देखकर बस के लोग घबरा जाते हैं और इधर उधर भागते हैं, लेकिन इतने में कैनी हवा में फायर करके भीड़ को काबू करता है और कुछ लोगों को डाइनर में धकेल देता है, जबकि हम देखते हैं कि बाकी बचे लोगों के पीछे एलिस और फातिमा भागते हैं ताकि कोई बाहर ना छूट जाए। इधर विक्टर और टैबी सुरंग से भागते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं, पर तभी रास्ते में टैबी को पत्थरों से बना एक स्ट्रक्चर दिखता है, जिस पर अचानक ऊपर से एक पत्थर आकर गिरता है और वो स्ट्रक्चर इतने में टूट जाता है। फिर आगे बढ़ते हुए उन्हें टनल के अंदर एक पुरानी तरह की जेल या पिंजरा दिखाई देता है, जिसमें उन्हें एक छोटी बच्ची नजर आती है जो दिखने में मॉन्स्टर जैसी लगती है, लेकिन अगले ही पल वो गायब हो जाती है। अब तक मॉन्स्टर्स पूरी तरह से जाग चुके थे, इसलिए अब ये दोनों भी बिना रुके वहाँ से भागते हैं और जंगल में कहीं अंदर की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ विक्टर टैबी को अपने साथ किसी सुरक्षित जगह की ओर ले जाता है। दूसरी तरफ रस्सी चढ़कर ऊपर आने के बाद बॉयड खुद को एक नई जगह पर पाता है। उसके सामने एक बहुत ही बूढ़ा आदमी दीवार से जंजीरों के जरिए बंधा हुआ था, जिसके दोनों हाथ दीवार में जड़े हुए थे। ये देखकर बॉयड के दिमाग में हजार सवाल उठने लगते हैं। ये कौन है? कितने समय से यहाँ पर है?
इसे यहाँ क्यों बांध कर रखा गया है और इसे अब तक किसी ने क्यों नहीं देखा। और इसी के साथ सीजन 2 के एपिसोड 1 का अंत हो जाता है। एपिसोड नंबर 2, द काइंडनेस ऑफ स्ट्रेंजर्स। अब एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां एपिसोड 1 खत्म हुआ था। हम देखते हैं कि चारों तरफ दीवारों से घिरे हुए उस कमरे में 2 आदमियों के कंकाल लटके हुए हैं और एक बूढ़ा आदमी जंजीरों से बंधा बैठा है जो अपना नाम मार्टिन बताता है। अब मार्टिन बताता है कि वो पहले एक मरीन था, लेकिन बहुत समय पहले इस टाउन में आकर फंस गया। शुरुआत में उसे लगता था कि यहाँ के रात वाले मॉन्स्टर्स से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं, लेकिन फिर वो एक बार फार अवे ट्री के जरिए इस दूसरी जगह पर आ गया जहाँ किसी अनदेखी ताकत ने उसे कैद कर लिया। वो आगे कहता है कि बाहर घूम रहे मॉन्स्टर उसी बड़ी ताकत का बस एक हिस्सा है, जिस वजह से अब मार्टिन को मॉन्स्टर से नहीं बल्कि उन चीजों से डर लगता है जिन्हें वो डीमंस कहता है। असल में उसे तो ये तक याद नहीं कि वो कितने सालों से यहाँ जंजीरों से बंधा पड़ा है, बल्कि वो बस इतना जानता है कि किसी वजह से वो मर नहीं पा रहा। इससे साफ है कि इस जगह पर मॉन्स्टर्स से भी कहीं ज्यादा खतरनाक कोई और शक्ति मौजूद है। खैर, अब अचानक पास रखा एक म्यूजिकल बॉक्स अपने आप बजने लगता है जिसके अंदर बैले डांसर वाली डॉल घूमती रहती है। इसे देखते ही मार्टिन घबराकर बॉयड से कहता है कि गाना बंद होने से पहले यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि म्यूजिक रुकते ही वो यहाँ पर आ जाएंगे जो मॉन्स्टर से भी ज्यादा डरावने हैं। हालांकि बॉयड को अब भी समझ में नहीं आता कि वो किसके बारे में बात कर रहा है, क्योंकि अभी तक तो सबको यही लगता था कि सबसे बड़ा खतरा वही बाहर वाले प्राणी हैं। जो भी हो, बॉयड मार्टिन को जंजीरों से आजाद करके मदद करना चाहता था, लेकिन मार्टिन उसे उल्टा कहता है कि अगर सच में मदद करनी है तो वो उसे मार दे, वही उसके लिए सबसे बड़ी राहत होगी। लेकिन बॉयड किसी अजनबी को ऐसे ही नहीं मार सकता था, इसलिए वो उसकी जंजीरें तोड़ने की कोशिश करता रहता है। और तभी उसे दिखता है कि मार्टिन की त्वचा के अंदर अजीब अजीब से कीड़े रेंग रहे होते हैं, जैसे उसके खून में जिंदा कीड़े चल रहे हों। फिर बॉयड कुछ और आगे पूछ पाता उससे पहले ही मार्टिन एबी का जिक्र छेड़ देता है और उससे पूछता है कि क्या तुमने कभी सोचा कि अगर तुम्हारी बीबी एबी इस जगह के बारे में सही हो तो? यानी पिछले सीजन में हमने एबी को देखा था, जिसको उस वक्त लगता था कि ये सब किसी तरह की झूठी हकीकत या सपना है और इस जेल से बाहर निकलने के लिए किसी को मारना होगा, यानी वही कॉन्सेप्ट जो हमने इंसेप्शन मूवी में देखा है। खैर, अब मार्टिन को एबी के बारे में पता है, ये जानकर बॉयड अंदर तक हिल जाता है, क्योंकि वो तो उससे कभी मिला ही नहीं था। लेकिन फिर भी वो उसे छुड़ाने की कोशिश जारी रखता है और उसका एक हाथ आजाद भी कर देता है। पर तभी म्यूजिक बॉक्स का गाना अचानक से रुक जाता है और जैसे ही धुन बंद होती है, मार्टिन फौरन बॉयड के कंधे के नीचे गहरा कट लगा देता है। इसके बाद वो अपने हाथ पर भी खरोच मारकर अपना खून बॉयड के खून में मिला देता है और कहता है, मेरा खून अब तुम्हारा खून है। और ये कहते ही मार्टिन की वहीं पर मौत हो जाती है। अब बॉयड कुछ समझ नहीं पाता, उसे चक्कर और अजीब सा महसूस होने लगता है, लेकिन फिर भी वो खुद को संभालता है। पास रखी मशाल उठाता है और कमरे के सामने बने गेट की तरफ 2-3 कदम बढ़ाता है। अब ऐसा करते हुए वो एक झटके में खुद को जंगल के बीच किसी टूटे हुए स्ट्रक्चर के पास खड़ा पाता है, जैसे वो अचानक वहां टेलीपोर्ट हो गया हो। वो देखता है कि जंगल में अब रात होने वाली है और मॉन्स्टर किसी भी वक्त बाहर आ सकते हैं। पर तभी वही पट्टा पहने कुत्ता जिसे बॉयड ने पिछले सीजन में भी देखा था, वो उसके पास आता है और भौंकते हुए उसे अपने पीछे चलने को कहता है। फिर बॉयड उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन तभी मॉन्स्टर की आवाजें सुनते ही वो बीच बीच में पेड़ों के पीछे जाकर छुप भी जाता है। उधर विक्टर और टैबी जंगल में खड़े एक पुराने जंग लगे ट्रक के पास पहुंचते हैं और दोनों ट्रक के ट्रंक के अंदर छुप जाते हैं। अब हम देखते हैं कि वहां अंदर पहले से ही विक्टर की ड्राइंग, कपड़े और कुछ जरूरी सामान रखा हुआ था। फिर बातों बातों में टैबी को पता चलता है कि विक्टर बचपन में अपनी माँ के साथ यही रहता था, जब ना ताबीज थे और ना कोई तय नियम। उस वक्त लोग बस किसी तरह से छुपकर रात गुजारने की कोशिश करते थे और उसकी माँ भी टैबी की तरह ही बहुत दयालु थी। तभी अचानक ट्रक का ट्रंक खुलता है, जिससे पहले तो दोनों डर जाते हैं, लेकिन फिर बाहर खड़ा शख्स बॉयड निकलता है, जो जैसे तैसे जंगल से बचकर यहाँ तक पहुँचा था। अब तीनों एक दूसरे को देखकर राहत की सांस लेते हैं और दोबारा अंदर घुसकर ट्रंक को बंद कर लेते हैं। पर उसी समय उन्हें कोई बाहर से भागता हुआ दिखता है, जो कि एल्जिन था, जो बस से उतरने के बाद डायनर के सामने से डरकर भाग गया था, उसी वक्त जब डोना और कैनी ने हवा में फायर किया था। अब शुरुआत में बॉयड शक में आकर उस पर गन तान देता है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो कोई भेष बदलकर आया मॉन्स्टर ना हो। लेकिन जैसे ही उसे दिखता है कि असली मॉन्स्टर एल्जिन का पीछा कर रहे हैं, तो वो उसे तुरंत अंदर खींच लेता है और ट्रंक बंद कर देता है। इसके बाद बॉयड अपना ताबीज ट्रंक के अंदर लटका देता है ताकि रात के मॉन्स्टर्स अंदर ना घुस सके।
अब विक्टर, टैबी, बॉयड और एल्जिन चारों उसी ट्रक के अंदर फंसकर रात काटने की कोशिश करते हैं कि एल्जिन वही है जो नई बस से इस टाउन में आया है। दूसरी तरफ डाइनर के किचन एरिया में क्रिस्टी और मेरियल आमने सामने बैठी होती हैं, जहां मेरियल क्रिस्टी से इस बात पर नाराज होती है कि वो असली दुनिया से अचानक बिना कुछ बताए गायब हो गई। और यहीं से हमें मालूम होता है कि क्रिस्टी को इस टाउन में आए करीब 6 महीने ही हुए हैं, यानी उनकी पुरानी लाइफ और एंगेजमेंट अभी भी बहुत ताजा थी जब ये सब उनके साथ हुआ था। अब क्रिस्टी जैसे तैसे मेरियल को इस जगह की सच्चाई समझाने की कोशिश करती है कि ये कोई नॉर्मल टाउन नहीं है और रात में बाहर निकलना मौत को न्योता देने जैसा है। बाहर डोना बस से आए हुए नए लोगों को भी यही बात समझाने में लगी थी। जहां कुछ लोग तो मुश्किल से उसकी बात मान लेते हैं तो बाकी अभी भी शक में होते हैं। इधर डाइनर के अंदर जूली बैठी होती है जो अपने पिता जिम को लेकर बुरी तरह से परेशान है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि वो जिंदा हैं या नहीं। अब कैनी उसे शांत करने की कोशिश करता है, उसे यकीन दिलाता है कि जिम संभल जाएगा। उधर मलबे के नीचे फंसे जिम और टॉम एकदम शांत लेटे होते हैं ताकि मॉन्स्टर्स को उनकी आवाज ना आए। हम देखते हैं कि ब्रिक अब तक बेहोश पड़ा था, लेकिन तभी उसकी आंखें खुलती हैं। फिर शुरुआत में वो घबराकर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन इतने में जिम और टॉम उसे किसी तरह से शांत रहने को कहते हैं। अब समस्या ये थी कि मलबे की चोट ने ब्रिक के अंदरूनी अंगों को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया था, जिसकी वजह से खून की उल्टी करते हुए उसकी मौत हो जाती है। लेकिन मरने से पहले ब्रिक की दर्द भरी चीख बाहर तक चली गई थी, जिसे सुनकर वहाँ एक मॉन्स्टर पहुंच जाता है। अब वो पहले टॉम पर हमला करता है और उसे भी बेरहमी से मार डालता है, यानी अब बार टेंडर टॉम भी नहीं रहा। इधर टॉम की चीखें और हलचल की आवाजें डाइनर के अंदर तक सुनाई देती हैं, जिससे जूली और भी ज्यादा घबरा जाती है कि कहीं उसके पिता के साथ भी कुछ ना हो गया हो। इसलिए अब वो भागकर बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन डोना और टैली उसे रोककर रखती हैं और समझाती हैं कि अगर वो अभी बाहर भागी तो खुद भी खत्म हो जाएगी। उधर शेरिफ स्टेशन के पास फातिमा और एलिस खड़े होते हैं, जो डोना और कैनी की गोली चलाने से डरकर इधर उधर भाग गए थे, लेकिन कोई भी उनकी बात सुनकर पास नहीं आता। पर तभी अचानक चारों तरफ से मॉन्स्टर्स प्रकट होने लगते हैं और एलिस ये देखकर तुरंत फातिमा को खींचकर शेरिफ स्टेशन के अंदर ले जाता है। फिर बाहर खड़े मॉन्स्टर्स स्टाइल से इंसान होने का दिखावा करते हैं और फातिमा को छेड़ते हैं। इसके बाद वो उसकी आंखों के सामने ही बस से आए कुछ लोगों को पकड़कर मार डालते हैं। ये सब देखकर फातिमा अंदर से टूट जाती है। वो हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करती थी, सबकी मदद करना चाहती थी, जबकि अब उसके सामने ही मासूम लोगों का कत्ल हो रहा है। तभी एलिस उसे गले लगाकर संभालता है, उसे रोने देता है ताकि वो थोड़ा हल्का महसूस कर सके। उधर पास के ही गैस स्टेशन कैफे में बस से आए हुए ब्रायन और उसकी पार्टनर कैली छुपे होते हैं। उन्हें लगता है कि वो वहां पर सेफ हैं, लेकिन तभी बाहर से कुछ मॉन्स्टर्स इंसान बनकर नॉर्मल तरीके से बात करने की एक्टिंग करते हुए दरवाजे पर आते हैं। और क्योंकि ब्रायन को इस बारे में पता नहीं था, इसलिए वो फौरन गेट खोल देता है। इधर डाइनर के बाहर खाली पड़ी बस के अंदर भी एक मॉन्स्टर चढ़ जाता है। उसे पिछली सीट से किसी की धीमी आवाज सुनाई देती है और जब वो पीछे जाकर देखता है तो वहाँ एक बुजुर्ग कपल सीट से नीचे डर के मारे छुपा होता है। फिर मॉन्स्टर मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ता है और अगले ही पल उन्हें भी बेरहमी से मार डालता है। उनकी चीखें डाइनर तक सुनाई देती हैं और जूली बस यही प्रार्थना करती रहती है कि जो भी हो उसके पिता सुरक्षित रहें। इसी तरह रात गुजरती है और आखिरकार सुबह हो जाती है, जहां सबसे पहले जूली भागती हुई अपने घर के पास पहुंचती है और वहां उसे टॉम की लाश पड़ी मिलती है, जिसके सारे अंदरूनी अंग मॉन्स्टर्स ने खा लिए थे। फिर डरते डरते वो जिम को पुकारती है और जिम मलबे के नीचे से आवाज देता है। अब ये सुनकर जूली, डोना और बाकी सबको थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन साथ ही उन्हें टॉम के मरने का गहरा दुख भी होता है। उधर बस की ड्राइवर वक्ता बस के अंदर जाती है तो उसे वही बुजुर्ग कपल मृत हालत में मिलता है जिनको रात में मॉन्स्टर्स ने मार दिया था। अब आखिरकार उसे भी समझ में आ जाता है कि ये कोई नॉर्मल जगह नहीं बल्कि सचमुच में एक खौफनाक फंदा है और वो यहाँ बुरी तरह से फंस चुके हैं। सुबह सुबह ही एल्जिन टैबी को बताता है कि डाइनर के सामने वाला जो घर टूटा है वो असल में उसी का घर है। अब ये सुनते ही टैबी समझ जाती है कि वो उसका ही घर है, इसलिए वो वहाँ की तरफ भागने लगती है। उसी समय बॉयड अपने हाथों को देखता है और नोटिस करता है कि उसकी त्वचा के अंदर वही कीड़े रेंग रहे हैं जो उसने मार्टिन के शरीर में देखे थे। शायद इन्हीं कीड़ों की वजह से मार्टिन इतने सालों तक मर नहीं पाया। ये उसके खून में किसी तरह का श्राप या वरदान बनकर घूम रहे थे। अब क्योंकि मार्टिन ने मरने से ठीक पहले अपना खून बॉयड के खून में मिला दिया था और कहा था कि मेरा खून अब तुम्हारा खून है, तो हो सकता है कि वही अजीब कर्स या गिफ्ट अब बॉयड के अंदर भी आ गया हो। बॉयड इस सबसे अंदर तक घबरा जाता है, लेकिन अभी के लिए वो किसी को कुछ नहीं बताता।
फिर वो चुपचाप शहर की तरफ वापस चल पड़ता है ताकि पहले बाकी लोगों की हालत देख सके और समझ पाए कि आगे क्या करना है। और इसी उलझन और खतरे भरी स्थिति पर एपिसोड 2 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 3, टेदर। एपिसोड 3 की शुरुआत में बॉयड आईने में मार्टिन द्वारा दिए गए घावों को देख रहा होता है जिसमें कीड़े चल रहे थे। ये देखकर वो बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि उसे अंदाजा नहीं था कि ये कैसा वायरस या श्राप हो सकता है। अब इतने में उसका बेटा एलिस कमरे में आता है और बॉयड उसे सहरा और फार अवे ट्री वाली पूरी घटना बताता है। लेकिन एलिस को उस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं होता। उसे गुस्सा भी आता है कि बॉयड जंगल में बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने गया ही क्यों, जबकि नतीजा कुछ खास नहीं निकला। इस तरह अब वो ऐसे अजीब टाउन में पल पल चमत्कार होते देख चुके होने के बावजूद खुद अपने ही बाप की बात पर शक कर बैठता है। हालांकि इतने पर भी बॉयड उसे शांति से समझाता है और थोड़ी देर बाद उसे कमरे से जाने के लिए कह देता है। दूसरी तरफ क्लिनिक में जिम का इलाज चल रहा होता है। क्रिस्टी और मेरियल उसकी टूटी पसलियां और बाकी की चोटें चेक कर रही होती हैं, जहां जिम की 3 पसलियां फ्रैक्चर हो चुकी हैं। और फिर टांके और बैंडेज लगाने के बाद वो दोनों उसे क्लिनिक के अंदर ही आराम करने के लिए कहकर निकल जाती हैं। अब टैबी अपने पति जिम के पास आती है और खुद को दोषी मानते हुए रोकर माफी मांगती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे लगता है कि ये सब उसी के बेसमेंट खोदने से शुरू हुआ। इसके बाद वो जिम को ये चौंकाने वाली बात भी बताती है कि असल में इस टाउन में बिजली का कोई रियल सोर्स है ही नहीं। उनके घर के नीचे टनल्स हैं और उन्हीं में वो मॉन्स्टर्स रहते हैं। वो कहती है कि वहीं से वो ऊपर आते हैं और जो वायर्स थे वो बस ऐसे ही सीलिंग से हवा में लटकी हुई थी, किसी मशीन या जनरेटर से जुड़ी हुई नहीं थी। अब ये सुनकर जिम हक्का बक्का रह जाता है और फिर वो भी टैबी को उस अनजान रेडियो आवाज के बारे में बताता है जिसने कहा था कि टैबी बेसमेंट खोदकर गलत काम कर रही है। ये सुनकर टैबी भी डर जाती है कि शायद कोई अदृश्य ताकत उन्हें देख रही है और खुद भी उन्हें रोकना चाहती है। उधर कॉलोनी हाउस में नए आए लोगों को कमरों में शिफ्ट किया जा रहा होता है। इसी बीच रैंडल अपनी राइफल अपने पास ही रखना चाहता है, लेकिन डोना उसे साफ मना कर देती है। फिर इसी बात पर रैंडल उससे बहस करने लगता है तो इतने में वहां बॉयड पहुंच जाता है। वो रैंडल को बताता है कि वो वहां का शेरिफ है और फिर सख्त लहजे में कहता है अगर उसे अपनी राइफल अपने पास ही रखनी है तो यहाँ टाउन में नहीं, जंगल में बाहर रहना होगा। तो इस तरह से अब पिछली रात का खौफनाक नजारा देख चुके रैंडल के पास बहस छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं रहता। फिर वो डरा सहमा राइफल वहीं छोड़ देता है और गुस्से में अपना बैग उठाकर कॉलोनी हाउस के अंदर चला जाता है। आगे बॉयड और डोना की बातचीत से हमें पता चलता है कि लगातार हुई बारिश ने उनकी सारी फाइलें बर्बाद कर दी हैं, जो कि पहले कभी नहीं हुआ था। साथ ही स्टॉक में जो थोड़ी बहुत सप्लाई बची थी वो भी इतने बड़े हुए लोगों के लिए बहुत कम है। यानी दोनों परेशान थे कि सबको कैसे खिलाएंगे और कैसे लंबे समय तक सरवाइव करेंगे। इसके बाद डोना बॉयड से जंगल में हुए हादसे के बारे में पूछती है, लेकिन बॉयड सब अंदर दबाकर कुछ ज्यादा नहीं बताता। उसे पता था कि अगर वो सच सच बोले कि वो एक रहस्यमयी जगह पर टेलीपोर्ट हुआ जहां उसे जंजीरों में बंधा इंसान मिला जिसके शरीर में कीड़े चल रहे थे, जो कह रहा था कि मॉन्स्टर्स से भी ऊपर कुछ और भयानक चीजें हैं, तो शायद कोई उस पर यकीन नहीं करेगा। अब सीन शिफ्ट होता है कैनी और एलिस पर, जो जंगल की तरफ आते हैं ताकि अपने लगाए हुए एनिमल ट्रैप्स चेक कर सकें। इसी बीच रास्ते में एलिस फातिमा के लिए फूल भी तोड़ रहा होता है। तभी उन्हें पास से किसी मोबाइल फोन की अलार्म की आवाज सुनाई देती है और जब वो उस दिशा में जाते हैं तो सन्न रह जाते हैं। वो देखते हैं कि एक पेड़ पर कैली की खोपड़ी के आर पार लोहे का सरिया घुसाकर उसे कील की तरह गाड़ दिया गया है और सबसे डरावनी बात यह है कि वो अभी भी जिंदा है। खैर, अब एलिस और कैनी ये देखकर कांप जाते हैं, जिसके बाद कैनी तुरंत भागकर क्रिस्टी को बुलाने क्लिनिक जाता है। फिर थोड़ी देर में क्रिस्टी वहां पहुंचती है और कैली की हालत देखते ही उसका चेहरा भी सफेद पड़ जाता है। फिर कैली रोते रोते बताती है कि रात में मॉन्स्टर्स गैस स्टेशन वाले कैफे में आए, जहां उन्होंने सबसे पहले उसके बॉयफ्रेंड ब्रायन को उसके सामने धीमे धीमे टॉर्चर करके मार डाला, जिसके बाद वो कैली को बाहर लेकर आए और फिर उसके शरीर को इस लोहे की रॉड से आर पार करके उसे पेड़ पर टांग दिया, सिर्फ इसीलिए ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा दर्द दिया जा सके। यहाँ से साफ दिखता है कि मॉन्स्टर्स पहले से कहीं ज्यादा सोच समझकर काम कर रहे हैं। मतलब उनका माइंडसेट और प्लानिंग लेवल अपग्रेड हो रहा है। यानी अब वो सिर्फ मार नहीं रहे बल्कि मैसेज भी दे रहे हैं। अब क्रिस्टी इन दोनों को समझाती है कि अगर इस वक्त नॉर्मल दुनिया का हॉस्पिटल भी होता तो कम से कम कैली की 15 घंटों की बड़ी सर्जरी होती और उसमें भी उसके बचने के चांसेस काफी कम होते, जबकि यहाँ तो वैसी कोई सुविधा है ही नहीं, न दवाइयाँ, न ऑपरेशन थिएटर और न ब्लड सप्लाई है।
ऊपर से क्रिस्टी के पास कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग दवा भी नहीं है जो बिना दर्द के जल्दी खत्म कर सके, यानी कैली के पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। अब यहीं एक और लेयर जुड़ती है। मतलब ऐसा लगता है जैसे जो भी इस जगह को कंट्रोल कर रहा है उसने जानबूझकर मॉन्स्टर्स को ये उदाहरण बनाने को कहा हो, ताकि बाकी बचे लोग डरकर भागने की कोशिश ही छोड़ दें। क्योंकि जब तक ये लोग यहाँ से बाहर निकलने के बारे में नहीं सोच रहे थे तब तक सिस्टम स्टेबल था, यानी रात को मॉन्स्टर आते थे और लोग ताबीज के पीछे छुपते थे, बस। लेकिन जैसे ही उन्होंने रेडियो, टनल्स और फार अवे ट्री के जरिए भागने की कोशिश शुरू की, अचानक मौसम बिगड़ गया। रहस्यमयी घटनाएं तेज हो गईं। मार्टिन, म्यूजिक बॉक्स, कीड़े, सब कुछ सामने आने लगा और अब ये कैली का डरावना ह्यूमन वार्निंग साइन भी। खैर, अब क्रिस्टी, कैनी और एलिस एक दर्दनाक फैसला लेते हैं कि कैली को इस हालत में छोड़ना उससे भी ज्यादा क्रूर होगा, इसलिए उसके सिर में धसी हुई रॉड को बाहर खींच देंगे ताकि खून तेजी से बहे और वो कुछ ही पलों में मर सके। फिर कैली खुद भी अंदर अंदर ये समझ जाती है कि उसका बचना नामुमकिन है, इसीलिए वो बहुत इमोशनल हो जाती है। असल में वो जीना चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। साथ ही अब कैनी, क्रिस्टी और एलिस भी इस चीज को लेकर अंदर से टूट जाते हैं। उधर कॉलोनी हाउस से विक्टर अपने कमरे में आता है और सब सामान बिखरा हुआ देखता है। साथ ही कुछ चीजें गायब भी होती हैं, जिससे वो और गुस्से में आ जाता है। फिर उसे पता चलता है कि जेड उसके कमरे में आया था, इसलिए वो सीधा जेड के पास पहुंच जाता है। असल में जेड ने विक्टर के कमरे से एक वायलिन उठा लिया था, क्योंकि उसे लगा था कि शायद विक्टर मर चुका है और उसे इन सिंबल्स के बारे में खुद आगे काम करना पड़ेगा। लेकिन विक्टर इस बात पर जेड पर भड़क जाता है, जबकि जेड इसे हल्के फुल्के मजाक की तरह लेता रहता है। फिर जेड विक्टर से उस फोटो वाले आदमी और दीवारों पर दिख रहे सिंबल्स के बारे में सवाल करने लगता है, तो विक्टर फोटो में दिख रहे शख्स को देखते ही अंदर से हिल जाता है। लेकिन वो जेड को कुछ भी नहीं बताता और चुपचाप कॉलोनी हाउस लौट जाता है। उधर डाइनर में टैबी, जूली और ईथन बैठे होते हैं और यहाँ ईथन असल में एक बार फिर विक्टर से मिलने जाना चाहता था। लेकिन तभी टैबी की नजर बाहर अपने पुराने घर पर पड़ती है, जो पूरी तरह से टूट फूट चुका था। अभी फिलहाल उनके पास ढंग के कपड़े भी नहीं बचे थे, इसलिए टैबी मिसेस लिव से मदद मांगती है कि अगर संभव हो तो गुजरे हुए लोगों के कुछ कपड़े वो उन्हें दे दे। अब मिसेस लिव न सिर्फ कपड़े देने के लिए मान जाती हैं, बल्कि टैबी और उसके परिवार को अपने ही घर में रहने का ऑफर भी देती हैं, जिसे सुनकर टैबी को थोड़ा सुकून मिलता है। इसके बाद टैबी और जूली नेथन के एनिमल शेल्टर वाले घर में कुछ कपड़े लेने जाती हैं। वहाँ उन्हें कुछ लोगों के साफ सुथरे कपड़े मिल जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो दोनों बाहर निकलती हैं, तो टैबी के सामने दो अजीब से दिखने वाले बच्चे खड़े नजर आते हैं, जिनका लुक बहुत ही डरावना और अननेचुरल था। उन्हें देखकर टैबी घबरा जाती है और बिना कुछ कहे जूली को लेकर सीधा मिसेस लिव के घर लौट आती है। यहाँ जूली नोटिस करती है कि उसकी माँ ने निश्चित रूप से कुछ अजीब देखा है, इसलिए बार बार वो उससे पूछती है कि क्या हुआ। आखिरकार टैबी उसे बता ही देती है कि उसने दो अजीब से डरावने बच्चे देखे जो अचानक वहाँ खड़े थे। फिर जूली उसे शांत रहने के लिए कहकर बाहर आ जाती है, जहाँ बाहर ईथन एक पजल के टुकड़ों से खेल रहा होता है। अब ईथन खेल खेल में पजल से वही स्ट्रक्चर बना देता है जैसा टैबी ने नीचे सुरंग में देखा था, यानी पत्थरों से बना अजीब सा ढांचा। अब ये देखकर टैबी सन्न रह जाती है और उसे ऐसा लगने लगता है कि जैसे ईथन का दिमाग भी किसी तरह इस जगह और उसके रहस्यों से जुड़ा हुआ है। ठीक वैसे ही जैसे जिन लोगों को सीजर्स और विजन आते हैं, वो सब किसी बड़े खेल का हिस्सा हैं। खैर, अब इसी बीच टैबी को फिर से खिड़की से वही डरावने बच्चे दिखाई देते हैं, तो वो भागकर ईथन को अंदर खींच लेती है और दरवाजे बंद कर देती है। उधर कॉलोनी हाउस में एल्जिन बेचैन होकर घूम रहा होता है। तभी फातिमा, जो हमेशा सबको पॉजिटिव रखने की कोशिश करती है, वो उसके पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करती है। फिर बातचीत के दौरान एल्जिन फातिमा से उस झील के बारे में पूछता है जो कॉलोनी हाउस के पास है। अब झील की बात सुनकर फातिमा हैरान हो जाती है, क्योंकि शुरुआत में तो किसी को भी उस झील के बारे में पता तक नहीं था और अब तक भी बहुत कम लोग उसे देख पाए थे। अब वो दोनों जब उस झील के पास जाते हैं, तो एल्जिन बताता है कि उसे इस टाउन से जुड़े सपने आते थे और उन्हीं सपनों में उसने इस झील को देखा था। तभी उसे इसका लोकेशन पता था। अब फातिमा इसे सुनकर थोड़ी असहज होती है, लेकिन इस टाउन में कई लोगों को अजीब सपने आते थे, इसलिए वो इस बात को फिलहाल ज्यादा सीरियस नहीं लेती। इसके बाद वो वहाँ से चुपचाप वापस डाइनर की ओर लौट आती है। अब सीन बॉयड पर आता है, जो अभी भी मार्टिन और एबी के नाम के बीच के कनेक्शन को लेकर परेशान होता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि मार्टिन को एबी के बारे में कैसे पता था। अब यही सोचते सोचते वो एबी की कब्र पर जाता है और वहाँ कुछ देर बैठकर अपना दिमाग लगाता है।
फिर कब्र से लौटते वक्त उसे दूर से कैनी के चिल्लाने की आवाज आती है और वो आवाज को फॉलो करते हुए वहां पहुंच जाता है। वो देखता है कि कैनी, एलिस और क्रिस्टी पहले से खड़े हैं और पेड़ पर कैली को देखकर वो भी अंदर तक हिल जाता है। अब फैसला करने का वक्त था, इसलिए कोई विकल्प ना देखते हुए स्थिति समझकर बॉयड खुद आगे आता है और पहले कैली से हल्की सी बात करता है। इसके बाद वो दिल पर पत्थर रखकर धीरे धीरे उसके सिर में धसी हुई रॉड को बाहर निकालता है, जिससे कैली दर्द से चीखती है और आखिरकार दम तोड़ देती है। अब इस पूरे वाकये के बाद बॉयड, क्रिस्टी, एलिस और कैनी चारों अंदर से टूट जाते हैं। फिर क्रिस्टी रोते रोते क्लिनिक की तरफ लौट जाती है और मैरियल के पास जाकर रोने लगती है। साथ ही कैनी अब अकेले चर्च की तरफ चला जाता है, जबकि एलिस डाइनर में सीधा फातिमा के पास आता है। यहाँ फातिमा अभी भी पूरे दिन की घटनाओं और एल्जिन की बातों के कारण परेशान होती है। साथ ही कैली जैसी मौत देखकर अब एलिस को भी साफ समझ में आ गया था कि इस जगह पर जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, ना ये पता है कि वो लोग यहाँ से कब और कैसे निकलेंगे। तो यही सोचकर एलिस फातिमा से कहता है कि क्यों ना वो यहीं इसी टाउन में शादी कर लें, क्योंकि बाहर निकलने का इंतजार करते करते अपनी खुशियों को टालने से अच्छा है कि जो कुछ भी है यहीं जी लिया जाए। ये सुनकर फातिमा के चेहरे पर पहली बार हल्की सी मुस्कान आती है। उधर बॉयड और डोना कैली की मौत और हाल ही में हुई बाकी सारी मौतों के बारे में बात कर रहे होते हैं। बॉयड अब थक चुका था और वो कुछ अजीब सी बातें भी करने लगता है, जैसे कि उसे खुद को भी समझ में नहीं आ रहा हो कि वो क्या माने और क्या नहीं। इसलिए अब डोना उसे वापस जंगल वाले हादसे के बारे में पूछती है और उम्मीद करती है कि शायद इस बार वो खुलकर सब बता दे। लेकिन बॉयड अभी भी चुप बना रहता है और इसका सबसे बड़ा कारण यही था कि उसे खुद भी पक्का नहीं कि जो उसने देखा वो असली था या किसी तरह का भ्रम। इधर कैनी चर्च में बैठा होता है और तभी उसे नीचे बेसमेंट से कुछ हल्की आवाजें सुनाई देती हैं। फिर वो देखने के लिए अकेला नीचे उतरता है और वहाँ वो जो देखता है उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि बेसमेंट में उसके सामने सैरा खड़ी होती है। वही सैरा जो सीजन 1 के अंत में फार अवे ट्री में बॉयड के साथ गई थी। फर्क बस इतना था कि बॉयड उस रहस्यमयी 4 दीवारी वाली जगह पर फंस गया था, जबकि सैरा किसी तरह वापस टाउन के इस चर्च के बेसमेंट में टेलीपोर्ट हो गई। अब कैनी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि सबको लगा था कि सैरा या तो मर चुकी है या कहीं जंगल में भटककर खत्म हो गई होगी। उसकी अचानक वापसी, वो भी चर्च के तहखाने में, एक नया रहस्य खड़ा कर देती है और यहीं पर एपिसोड 3 भी खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 4, दिस वे गॉन। एपिसोड 4 की शुरुआत कैनी के पास्ट से होती है, जहां दिखाया जाता है कि वो इस टाउन में आखिर कैसे आया। तो पहले सीजन में हमने देखा था कि उसके पिता मिस्टर लियू क्लिनिक के बेसमेंट में अपनी बीवी जीना और बेटे कैनी के साथ बैठकर हमेशा चेस खेलते रहते थे। तो ये सब हुआ कैसे था? तो असल में पहली बार जब कैनी मिस्टर लियू और मिसेस लियू के साथ टाउन के क्लिनिक में आया था, तो असल में वो मिस्टर लियू को वहीं छोड़ने आए थे। दरअसल शुरू में उन्होंने टाउन में अपना खुद का घर चुनकर बाकी लोगों से अलग रहना पसंद किया था, लेकिन डिमेंशिया की वजह से रात में मिस्टर लियू को बार बार ऐसा लगने लगा था कि उनका भाई घर के बाहर खड़ा है, और एक बार तो वो लगभग बाहर निकलते निकलते जान गंवा देते। इसलिए उस घटना के बाद कैनी और मिसेस लियू डर गए कि घर में रहना सेफ नहीं है। इसलिए उन्होंने तय किया कि मिस्टर लियू को क्लिनिक के बेसमेंट में शिफ्ट कर दिया जाए, जहां उनके लिए एक रूम बन जाएगा और वो वहां चेस खेलेंगे। साथ ही बेटा और बीवी उनसे मिलने आते रहेंगे और क्रिस्टी भी उन पर नजर रख सकेगी। हालांकि हम देखते हैं कि मिस्टर लियू को ये सब पसंद नहीं आता, लेकिन मिसेस लियू उन्हें समझाती हैं और कैनी थोड़ा परेशान होकर बाहर निकल जाता है। अब बाहर उसकी मुलाकात बॉयड से होती है, जो उससे ही मिलने आया हुआ था। फिर बॉयड जब उससे रात की पूरी घटना सुनता है तो पहले तो वो उसे संभालता है और फिर उससे पूछता है कि क्या वो उसका डेप्यूटी बनना चाहेगा, क्योंकि उसे लगता है कि कैनी इस जिम्मेदारी के लायक है। अब कैनी इस बात पर मान जाता है और यहीं से वो आधिकारिक तौर पर डेप्यूटी बन जाता है। अब प्रेजेंट टाइम में चर्च के बेसमेंट में सैरा को देखने के बाद कैनी पहले उसे हथकड़ी लगाकर वहीं छोड़ देता है और तुरंत बॉयड को बुलाने चला जाता है। फिर बॉयड भी नीचे आकर सैरा को जिंदा देखकर खुद भी चौंक जाता है। अब वो पहले कैनी को ऊपर भेज देता है और अकेले सैरा को हथकड़ी से आजाद करके उससे बात करता है। फिर सैरा बॉयड को वही बताती है जो हम पहले व्हाइट बॉय से समझ चुके हैं, यानी कि उन्होंने इस जगह को या जो भी एंटिटी है उसको नाराज कर दिया है। वो आगे कहती है कि उसी व्हाइट बॉय ने उसे फार अवे ट्री के बारे में बताया था, जहां से बॉयड उस पेड़ से होलो स्पेस वाली जेल में जा फंसा, जबकि सैरा उस पेड़ से निकलकर सीधे चर्च के बेसमेंट में टेलीपोर्ट हो गई। लेकिन दिक्कत ये थी कि वो टाउन वालों के सामने नहीं आ सकती थी, इसलिए तब से छुपकर वहीं रह रही थी। उसे सबसे बड़ा डर ये था कि कहीं कैनी को हॉस्पिटल वाली सच्चाई ना पता चल जाए,
कि उसकी गलती की वजह से ही कैनी के पिता यानी मिस्टर लिू की मौत हुई थी। लेकिन सच ये था कि बॉयड ने अब तक ये बात कैनी से छुपा कर रखी थी। आगे ऊपर आकर बॉयड कैनी को सब कुछ समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि फादर खत्री की डाइंग विश थी कि सैरा को तुरंत सजा ना दी जाए, क्योंकि सैरा किसी तरह इस जगह से जुड़ी हुई है और शायद उसकी मदद से वो इस टाउन के असली राज तक पहुंच सकते हैं। हालांकि कैनी को ये बात हजम नहीं होती। ऊपर से उसे गुस्सा भी आता है, क्योंकि वो चाहता था कि सैरा को उसी तरह से सजा दी जाए जैसे पहले फ्रैंक को दी गई थी, यानी उसे उस छोटे से बॉक्स या तहखाने वाली जेल में बंद करके छोड़ दिया जाए। लेकिन बॉयड उसे शांत करवाने की कोशिश में थोड़ा ज्यादा तेजी से बोलने लगता है, जिससे दोनों में बहस गर्म हो जाती है। और इसी बहस के बीच अचानक बॉयड की हालत बिगड़ने लगती है और उसे चारों तरफ धुंधला दिखने लगता है। साथ ही उसे चक्कर जैसा महसूस होता है और वो बाहर आकर लगभग गिरने की हालत में पहुंच जाता है। अब कैनी, जो उसे अपने पिता जैसा मानता है, वो फौरन दौड़कर उसे संभाल लेता है और सहारा देकर बैठा देता है। दूसरी तरफ मिसेस लिू के घर में टैबी अभी भी उन डरावने बच्चों के विजन की वजह से परेशान थी। वो उसे बार बार दिख रहे थे, इसलिए थोड़ी देर वो खुद को संभालने के लिए क्लिनिक में जिम से मिलने जाने का फैसला करती है। उधर जूली ईथन को लेकर कॉलोनी हाउस जाती है, जो विक्टर से मिलना चाहता था। इसी बीच हम देखते हैं कि कॉलोनी हाउस में अभी भी नए आए लोग मिलकर उस जगह को दोबारा रहने लायक बनाने में लगे हुए थे। अब ईथन फौरन विक्टर के पास चला जाता है, जबकि जूली फातिमा से बात करती है, जहां उसे फातिमा की शादी और एल्जिन के बारे में पता चलता है। खैर, ऊपर विक्टर अपने कमरे में बैठा टनल्स में देखे गए वुडन टॉय और बाकी चीजों की ड्राइंग बना रहा होता है। तभी ईथन उसके पास जाता है और उससे पहले की तरह बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि विक्टर किसी वजह से उससे दूरी बनाए हुए है, और वो शायद इसलिए क्योंकि उसे बुरा लगा कि ईथन जेट को वहां लेकर आ गया था। अब ये सब देखकर ईथन फिर भी उसे कुछ मार्क्स गिफ्ट के तौर पर देता है, जो उसे बेसमेंट में मिले थे, और चुपचाप वहां से वो निकल जाता है। नीचे डाइनर की तरफ जूली एल्जिन से बात करने जाती है, जो अभी भी इस जगह और अपने सपनों से बहुत ही टेंशन में था। अब जूली उससे हल्की फुल्की बातें करती है और उसे बताती है कि अगर उसे कभी किसी से बात करनी हो तो वो उसके पास आ सकता है। उधर क्लिनिक में क्रिस्टी अब बॉयड का चेकअप कर रही होती है, तो बॉयड उसे बताता है कि उसे लगता है उसकी हालत पर मकड़ियों के काटने का असर हो सकता है। लेकिन इसी दौरान क्रिस्टी की नजर उसके कंधे के नीचे वाले ताजे कट पर जाती है, वही घाव जो मार्टिन ने दिया था। फिर वो बॉयड से इस घाव के बारे में पूछती है कि ये कैसे लगा और कब लगा, लेकिन बॉयड इस बारे में उसे भी कुछ नहीं बताता। इसके बाद हम वक्ता को देखते हैं, जो बारटेंडर टॉम के बार में आकर बार में रखी पोटैटो वोडका की बोतल उठाकर पी रही होती है। वो खुद को बहुत ही दोषी मान रही थी, क्योंकि उसे लगता है जैसे बस के सारे पैसेंजर्स उसी की वजह से इस टाउन में फंस गए हों। तभी जेड अकेले बैठने के लिए वहां आता है और वक्ता को परेशान देखकर उसके पास बैठकर उसे समझाता है। फिर वो दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं, जिससे उन्हें थोड़ी राहत मिलती है। उधर टैबी क्लिनिक के जिम में उससे मिलने आती है। जिम भी अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था, लेकिन वो टैबी से खुलकर बात करता है। उसे लगता है कि शायद उन्हें किसी बड़े एक्सपेरिमेंट के रैट्स की तरह यहाँ रखा गया हो, ताकि किसी रहस्यमयी ताकत के लोग उन पर रिसर्च कर सकें। वो उदाहरण देता है कि वर्ल्ड वॉर 2 में भी ऐसी क्रूर टेस्टिंग होती थी। तभी वो रेडियो वाली आवाज को याद करता है, जो हर पल की खबर रखती थी, उनके नाम तक जानती थी, जैसे कोई उन्हें लाइव मॉनिटर कर रहा हो। लेकिन टैबी को यह थ्योरी पूरी तरह से ठीक नहीं लगती। अब सीन बॉयड पर आता है, जो शेरिफ स्टेशन में खतरी के हेलुसिनेशन को देखता है। अब खतरी उससे पूछता है कि वो कैनी को मिस्टर ल्यू की मौत का सच कैसे बताएगा, और क्या होगा जब कैनी को पता चलेगा कि सैरा की वजह से ही उसके पिता मरे थे, और बॉयड को सब पहले से पता होने के बावजूद उसने सैरा को बचाने की कोशिश की। अब इस वक्त बॉयड के दो मन होते हैं। एक तरफ वो चाहता था कि कैनी को सच बता दे, क्योंकि कैनी उसे समझेगा, लेकिन खतरी वाली सोच कहती है कि सब छुपाना ही बेहतर है, क्योंकि खतरी ने भी शुरू में सैरा को छुपाया था। आखिरकार खतरी की बात हावी नहीं होती और बॉयड तय करता है कि वो कैनी को पूरी सच्चाई बता देगा। उधर जिम डोना के पास जाता है, जिसने खुद भी रेडियो वाली आवाज सुनी थी। लेकिन जिम जब इस बारे में बात करने की कोशिश करता है तो डोना उसे रोकती है। वो कहती है कि जब तक सच्चाई साफ ना हो तब तक किसी को कुछ मत बताओ, वरना लोग घबरा जाएंगे और पैनिक फैल जाएगा। इस बीच बाहर कॉलोनी हाउस में रैंडल किसी आदमी को बुरी तरह से पीट रहा होता है, क्योंकि वो उसके सामान को छेड़ रहा था। अब डोना उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रैंडल उल्टा उसे गालियां देने लगता है, जिससे गुस्से में डोना एक कुल्हाड़ी उठाकर दीवार की तरफ दे मारती है और रैंडल डर जाता है। फिर डोना उसे उसका सारा सामान उठाकर बस की तरफ ले जाती है और कहती है कि अगर कोई हेल्प नहीं करना चाहते तो यहीं बस में अकेले रहो।
लेकिन रैंडल जैसा एरोगेंट इंसान किसी के साथ रहना नहीं चाहता था, इसलिए वो भी इसके लिए मान जाता है। इसके बाद डोना बस के अंदर ताबीज लटका देती है ताकि रात में मॉन्स्टर्स ना घुसें, और फिर वो वहां से चली जाती है। अब कैनी मिसेस ल्यू से बॉयड के नाम पर खाना लेकर सैरा के पास चर्च के बेसमेंट में जाता है। अब वो सैरा से उन रहस्यमयी आवाजों और बाकी घटनाओं के बारे में बात करने की कोशिश करता है। असल में कैनी चाहता था कि सैरा अपने हर हादसे को लोगों के सामने खुलकर बताए ताकि सब समझ जाएं और उसे वापस टाउन में स्वीकार कर लें। लेकिन सैरा जानती थी कि ऐसा कभी नहीं होगा, पर फिर भी कैनी के जिद करने पर वो शुरू से उसे सब कुछ बता देती है, यानी हॉस्पिटल वाली सच्चाई कि मिस्टर ल्यू की मौत का दोष उसके ऊपर है, क्योंकि उसी ने गेट खुला छोड़ दिया था। साथ ही उसने ही जेड के दोस्तों को भी मारा था। अब ये सुनकर कैनी गुस्से से तिलमिला जाता है और हॉस्पिटल में जाकर उसी जगह घूरने लगता है जहां उसके पिता मरे थे। तभी बॉयड उसे ढूंढता हुआ आता है ताकि उसे सच बता सके। लेकिन कैनी को जैसे ही पता चलता है कि बॉयड को ये सब पहले से मालूम था, तो वो बॉयड पर भी भड़क जाता है, क्योंकि कैनी ने बॉयड को अपने पिता जैसा माना था। खैर, अब कैनी चाहता था कि सैरा को उसी तरह से सजा दी जाए जैसे फ्रैंक को दी गई थी, यानी छोटे बॉक्स में बंद करके। लेकिन बॉयड उसे फिर से समझाता है कि सैरा उनके लिए जरूरी है, क्योंकि वो ही बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ सकती है। लेकिन कैनी का गुस्सा इतना तेज है कि वो कुछ सुनता ही नहीं। अब वो अपना डेप्यूटी बैच उतारकर जमीन पर फेंक देता है और वहां से चला जाता है। ये टूटा भरोसा साफ दिखाता है कि बॉयड ने शुरू में कैनी पर भरोसा जताया था, लेकिन ढेर सारी बातें छुपाकर उस भरोसे को खुद ही तोड़ दिया। हाँ, कैनी को सच्चाई जानने का पूरा हक था, लेकिन अगर बॉयड पहले ही बता देता तो सैरा को कोई बचाने वाला नहीं होता। और इसी टूटे हुए भरोसे पर एपिसोड 4 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 5 ललाबाई। एपिसोड 5 की शुरुआत रैंडल से होती है, जो बस में अकेला आराम से सो रहा होता है कि तभी बाहर मॉन्स्टर्स उसके पास आकर उसे चिढ़ाते और उकसाते हैं। लेकिन रैंडल भी अंदर से ही गुस्से में उन्हें गालियां देता है और वापस सो जाता है। उधर जेड अभी भी बार में बैठा होता है और तभी अचानक उसके सामने वही फोटो वाला आदमी प्रकट होता है, जिसकी डायरी में वो वही रहस्यमयी निशान देखता है। पर अगले ही पल सब गायब हो जाता है, जिसके बाद जेड फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाने लगता है, क्योंकि इस टाउन में आने के बाद उसे ऐसी डरावनी चीजें दिख रही हैं जो रियल नहीं लगती, और ऊपर से वो इनके पीछे का राज समझ नहीं पा रहा। अगर हम नोटिस करें तो टैबी और जेड को ही सबसे ज्यादा अजीब विजन्स आ रहे थे, जैसे टैबी को डरावने बच्चे और जेड को ये निशान और अजीब आदमी। खैर, अगली सुबह तक कैनी ने जिम और टैबी को भी सैरा के बारे में बता दिया था, जिसके बाद गुस्से में दोनों सैरा के पास आते हैं और उसे उसी बॉक्स में बंद करने की बात करने लगते हैं। लेकिन बॉयड जो वहीं मौजूद होता है वो उन्हें समझाता है कि सैरा की मदद से ही वो बाहर निकल सकते हैं। तो फिर बहुत ही मुश्किल से वो दोनों मान जाते हैं, पर टैबी फिर भी जाते जाते सैरा को उल्टा सीधा बोलती है और अपने परिवार से दूर रहने की चेतावनी देकर ईथन के पास चली जाती है। इधर ईथन सैरा के वापस आने की खबर से डरकर खुद को कमरे में बंद कर चुका था, लेकिन फिर टैबी, जिम और जूली मिलकर उसे समझाते हैं तो ईथन थोड़ा सोचता है और सैरा से मिलने का फैसला कर लेता है। इधर सैरा को भी लग रहा था कि टाउन वाले उसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए गिल्ट और इंसानियत के चलते वो खुद बॉक्स में बंद हो जाना चाहती थी। लेकिन बॉयड उसे स्ट्रांग रहने को कहता है और डोना से मिलने चला जाता है। इसके बाद सैरा अपने पुराने घर यानी नेथन के शेल्टर हाउस जाती है ताकि नेथन का कुछ सामान ले आए, लेकिन वहाँ अब बस से आए एक कपल को शिफ्ट कर दिया गया था, जो सैरा को पहचान लेते हैं कि ये वही लड़की है जिसके बारे में टाउन में बात हो रही थी कि उसने अपने भाई को मार दिया था। अब वो दोनों सैरा पर हमला करते हैं और उसे घर से भगा देते हैं, यहाँ तक कि वो उसे नेथन की एक शर्ट तक नहीं देते। असल में सैरा नेथन के बचपन के एक खिलौने को ढूंढ रही थी जो उन्होंने साथ में खरीदा था। अब उसे लगता है कि वो खिलौना शायद मिसेस ल्यू के पास होगा, लेकिन वो अभी उनका सामना नहीं कर सकती थी। तभी ईथन वहां पहुंच जाता है, जो सैरा की पिछली हरकतों की वजह से उसे सीधे मॉन्स्टर कहकर डांटता है और जिम के साथ चला जाता है। हालांकि सैरा ये सब झेलते हुए चुप रहती है, लेकिन समझाती किसी को नहीं कि उसने ऐसा क्यों किया। उधर बार में जेड खाली बोतल में वही सिंबल उकेर रहा होता है कि तभी विक्टर वहां आता है, जो अब फोटो वाले आदमी के बारे में बताने को तैयार होता है। लेकिन बदले में विक्टर चाहता था कि जेड उसके लिए वायलिन बजाए, क्योंकि जेड को वायलिन बहुत ही अच्छा बजाना आता है, तो जेड भी इसके लिए मान जाता है। इसके बाद विक्टर उसे अपने साथ एक जगह ले जाता है जहाँ ढेर सारी पुरानी खराब कारें पड़ी थी, वही जो टाउन के शुरुआती दिनों में दिखाई गई थी। विक्टर बताता है कि जब वो पहली बार यहाँ आया था तब ना तो ताबीज थे और ना बेसमेंट में छुपने का तरीका। सभी लोग अपनी रातें कारों के अंदर काटते थे और हर रात मॉन्स्टर्स किसी न किसी को मार कर ले जाते थे। खैर, अब विक्टर एक कार के ऊपर चढ़ता है
और जेड से ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बजाने को कहता है। अब जेड बजाता है तो विक्टर बताता है कि उसकी माँ पहले डरते वक्त यही धुन सुनाती थी और ये वायलिन भी उसी का था। अब जेड फोटो वाले आदमी के बारे में पूछता है तो विक्टर पहले तो थोड़ा डरता है, लेकिन फिर बताता है कि उसका नाम क्रिस्टोफर था। शुरुआत में वो सबको हंसाता था, लेकिन अचानक उसे ये सिंबल दिखने लगे जो कि जेड को भी दिखते हैं। और फिर एक दिन वो चुप हो गया और तब तक चुप ही रहा जब तक वो मर नहीं गया। यानी विक्टर को भी इन सिंबल्स का पूरा मतलब नहीं पता था। उधर बॉयड डोना से मिलने जाता है और सेरा के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन डोना सुनने को तैयार नहीं थी और उसके हिसाब से सेरा बहुत खतरनाक थी और उसे बॉक्स में बंद ही रहना चाहिए। अब बॉयड भी कुछ और कहे बिना वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो समझ गया था कि डोना उसकी बात नहीं सुनेगी। उधर हॉस्पिटल में क्रिस्टी और मेरियल एक दूसरे से पुरानी बातें कर रही होती हैं। तभी मेरियल क्रिस्टी को उसकी फेवरेट टी शर्ट देती है, जो क्रिस्टी के गायब होने के बाद वो अपनी याद में रखती थी। ये देखकर क्रिस्टी खुश हो जाती है और दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लगती है। अब इतने में टैली वहाँ पर आ जाती है, जो मेरियल को मॉर्फिन की बोतल देने आई थी। असल में वो खुद अपनी उम्र और बीमारी की वजह से इसे इस्तेमाल करती थी, लेकिन अब उसका सोचना था कि हॉस्पिटल में रखने से ये बाकी लोगों के काम आएगी। इसके बाद क्रिस्टी को टैली से सेरा के वापस आने की बात पता चलती है, जिसके बाद वो गुस्से में सेरा से बात करने निकल पड़ती है, लेकिन मेरियल उसे रोक लेती है। उधर एल्जिन चर्च में आता है, जहाँ सेरा अकेली परेशान बैठी होती है। अब एल्जिन को तो सेरा के बारे में कुछ पता ही नहीं था, इसलिए वो उसके साथ बातें करने लगता है। फिर इसी बातचीत से हमें पता चलता है कि असल दुनिया में एल्जिन बस से अपनी दादी से मिलने जा रहा था, जो हर रविवार उसके साथ चर्च जाती थी, लेकिन अब वो इस टाउन में आकर फंस गया है। अब सेरा उदास बैठी होती है तो एल्जिन उसका मूड ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन जब सेरा उसे अपने पास्ट की सच्चाई, लोगों की मौत, हॉस्पिटल और नेथन के बारे में बताती है तो एल्जिन घबरा जाता है और कोई बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद सेरा हिम्मत करके मिसेस लिव से मिलने डाइनर में जाती है। अब मिसेस लिव उसे देखकर गुस्सा हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें उसकी हरकतें बहुत बड़ा धोखा लगती हैं। लेकिन फिर भी वो समझ जाती हैं कि सेरा नेथन का सामान लेने आई है, तो वो उसे सामान पकड़ा देती है, लेकिन साफ कहती हैं कि आगे से उसकी शक्ल भी ना दिखे, और वहीं बैठकर वो रोने लगती हैं। अब सेरा बाहर निकल रही होती है कि तभी कैनी वहाँ पर आ जाता है। वो सेरा को अपनी माँ के पास देखकर भड़क उठता है और सबके सामने नेथन का सामान जमीन पर फेंक देता है। इतना ही नहीं, वो जानबूझकर उसे ह्यूमिलिएट करने के लिए नेथन का पसंदीदा खिलौना भी तोड़ देता है, जो सेरा और नेथन ने बचपन में साथ खरीदा था। अब एल्जिन ये सब दूर से देखता है तो उसे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए कैनी के चले जाने के बाद वो सेरा की मदद के लिए झुककर सामान समेटने की कोशिश करता है, लेकिन सेरा जल्दी जल्दी में अपना सामान उठाती है और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जिम ईथन को घर लाता है और टैबी को गले लगाता है। इसी बीच टैबी की नजर उसी पजल स्ट्रक्चर पर पड़ती है जो ईथन ने पिछले एपिसोड में बनाया था। अब वो कुछ सोचती है और सीधे मॉन्स्टर टनल वाली गुफा के मुहाने पर जाकर वही पत्थरों से वैसा ही स्ट्रक्चर बनाती है और हल्का सा ऊंचा बोलती है, मैं आ गई। इसके जवाब में गुफा के सामने 4 अजीब डरावने बच्चे उसके सामने आ खड़े होते हैं। साथ ही वो टैबी के सामने आकर एक बेहद अजीब शब्द बार बार दोहराते हैं, अंगू की। दोस्तों, अगर आप सिंबल पर ध्यान दें तो टनल में बना सिंबल और जेड की डायरी वाला सिंबल दोनों के बीच में ए जैसी शेप दिखती है, और अंगूकी का उच्चारण भी ए से जुड़ा कोई कोड या नाम लग सकता है। तो हो सकता है कि ये किसी डेविल एंटिटी का नाम या चिन्ह हो, या इन बच्चों की कुर्बानी से जुड़ा कोई सिंबल। खैर, इसके बाद वो चारों बच्चे टैबी के करीब आकर उसे छूने लगते हैं, जिससे डरकर वो जोर से चीखती है, लेकिन जेड जो पास ही ऊपर के इलाके में था वो उसकी चीख सुनकर भागकर आता है और उसे वहां से उठाकर पीछे खींच लेता है। और टैबी जैसे ही दोबारा नजर घुमाकर देखती है तो वो बच्चे अब तक गायब हो चुके होते हैं, पर उसे ऐसा महसूस होता है कि अगर ये बच्चे उसे चोट पहुंचाना चाहते तो कब का कर चुके होते। इसलिए पॉसिबल है कि ये किसी तरह की स्पिरिट्स या विजन्स हैं, जो शायद टैबी से मदद मांग रहे हैं या कोई मैसेज देने आए हैं। उधर जिम बॉयड के पास जाकर रेडियो वाली रहस्यमयी आवाज के बारे में बात करता है। यहाँ वो अपनी एक्सपेरिमेंट रैट वाली थ्योरी फिर से दोहराता है कि कोई उन्हें लगातार देख और सुन रहा है, और इसीलिए वो चाहता है कि बॉयड इस राज को सुलझाने में उसकी मदद करें। अब बॉयड उससे हाँ कह देता है और मिसेस लिव के पास जाने के लिए निकल जाता है। फिर बॉयड को फिर से अपने हाथ पर वही कीड़े रेंगते हुए दिखाई देते हैं, जो अगले ही पल में गायब भी हो जाते हैं। इधर मिसेस लिव बॉयड से सेरा वाली बात छुपाने के कारण नाराज होती हैं, लेकिन फिर भी बॉयड उन्हें साथ बैठकर बात करने के लिए कहता है ताकि वो धीरे धीरे उनका भरोसा वापस से जीत सके।
उधर टाउन में जब सैरा वापस गलियों में चल रही होती है, तभी ईथन उसे देखता है और फिर गुस्से में घूरने लगता है, जिस वजह से सैरा कुछ कहे बिना वहां से हट जाती है। फिर शाम होते होते रैंडल बस की छत पर एक कुर्सी रखकर बैठ जाता है ताकि ऊपर से पूरा नजारा देख सके और अपने दम पर अलग थलग रह सके। इसके बाद आखिरी शॉट में हम मेरियल को देखते हैं, जो कि वही मॉर्फिन जो टैली ने हॉस्पिटल में छोड़ी थी उसे खुद अपने लिए ड्रग की तरह ले रही थी। और इसी के साथ ये 5th एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये थे सीजन 2 के शुरू के 5 एपिसोड्स। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर आप ऐसी ही सीरीज देखना पसंद करते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में जल्द ही। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।